बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नीतीश कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार में बेहतर होगी हवाई सेवा, इसे लेकर एक बड़ा फैसला कैबिनेट में लिया गया, जिसमें एटीएफ पर वैट घटाने का बड़ा फैसला शामिल है। पहले 29% और अब उसमें कटौती करते हुए उससे 4 पर ला दिया गया है और 4% ही अब वैट लिया जाएगा। वैट घटने से दोगुनी होगी विमान की संख्या और ऐसे में हवाई यात्रा भी सस्ती हो जाएगी। केंद्र की अपील पर बिहार सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला इस वक्त लिया गया। बैठक में कुल 47 एजेंडों पर मोहर लगी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए समाज कल्याण विभाग के अधीन महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत मुख्यालय के 390 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई है कैबिनेट की इस एजेंडे में। और बिहार लोक सेवा आयोग की बात करें तो बिहार लोक सेवा आयोग में आशु लिपिक के लिए 15 पदों का सृजन किया गया है। बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 9 संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नियमावली 2025 को स्वीकृति दे दी गई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विस्तार के लिए 5 नए शाखाओं का सृजन कर दिया गया है। अधिकारी जटाशंकर पांडे सेवा से बर्खास्त किए गए हैं। और ये इस वक्त तमाम जो बड़े फैसले इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, 390 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। और ये तमाम बड़े वो फैसले जिसके जरिए कोशिश ये की जा रही है कि बिहार में जो निवेशक है वो पहुंचे, बिहार के लोगों को सुविधाएं हासिल हो सके। छब्बीस मई को मुजफ्फरपुर के कुर्नी में रेप और दरिंदगी के शिकार बच्ची की मौत को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक बड़ा बयान दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि स्पीडी ट्रायल चलाकर 15 दिन के भीतर दोषी को सजा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में पुलिस काम कर रही है। पटना पीएमसीएच में इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया था, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। इस पर भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 3 डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी बनाने का निर्देश तक दिया गया है। एक टीम मुजफ्फरपुर में जांच करेगी, तो जबकि दूसरी टीम की बात करें तो पीएमसीएच में उसकी तरफ से जांच किया जाने वाला है और तुरंत विभाग को पूरी रिपोर्ट देने के निर्देश तक दिए गए हैं और इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। प्रशासन ने वहां तुरंत त्वरित कार्रवाई की, तुरंत आरोपित पकड़ा गया। एसएसपी ने बहुत साफ कहा है कि 15 दिनों के अंदर चार्जशीट हो जाएगा, स्पीडी ट्रायल होगा, उसको तुरंत सजा दिलवाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने एसकेएमसीएच में इलाज किया, पटना के पीएमसीएच में इलाज किया। फिर भी यदि कोई विषय निकल के आया है तो मैं जैसे ही कल रात को वापिस पटना लौटा, लौटने के बाद सबसे पहले मैंने अपने अधिकारियों के साथ पूरी बात करके पूरे विषयों को समझा और तत्क्षण मैंने निर्देश दिया कि तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में ये जांच दल गठित किया जाए। एसकेएमसीएच और पीएमसीएच दोनों जगहों पे सारे चीज़ों की जानकारी ली जाए, सारे फैक्ट फाइंडिंग्स हों और वो रिपोर्ट तुरंत विभाग को उपलब्ध कराया जाए और उसके आधार पे जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। तो आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के कुर्नी में 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद रविवार को पीएमसीएच में उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद कांग्रेस और आरजेडी लगातार इसे लेकर सवाल खड़े कर रही थी। ये सवाल सरकार से भी और पीएमसीएच की व्यवस्था को लेकर भी खड़े किए जा रहे थे। कांग्रेस ने कल पोस्टर लगाने के साथ ही जमकर प्रदर्शन किया और अब आज आरजेडी ने भी दलित बच्ची को न्याय दिलाने के लिए पटना में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए और सरकार से सवाल पूछा गया है। 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से अब दलित बेटी को न्याय दो पोस्टर के जरिए सरकार और खुद पीएमसीएच व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जाते हुए, हालांकि सरकार ये कह रही है कि कमेटी का गठन किया गया है। अगर किसी स्तर पर कोई चूक हुई होगी, कोई खामी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी।
और चलिए अब आपको पूरी घटना बताते हैं कि मुजफ्फरपुर में आखिर हुआ क्या 12 साल की इस बच्ची के साथ। मुजफ्फरपुर के कुंडी में बच्ची से दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया जाता है। 26 मई की तारीख थी जब बच्ची को चॉकलेट के बहाने बहला फुसलाकर शख्स अपने साथ ले गया। यह आरोप गांव के ही रोहित सहनी पर लगा, जिसने बच्ची को बहलाया फुसलाया और वो अपने साथ लेकर जाता है। तालाब के पास ले जाकर बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। 12 साल की बच्ची से रेप के बाद चाकू से उसे गोद दिया जाता है। बेहोशी की हालत में बच्ची को छोड़कर यह शख्स फरार हो गया। घंटों की तलाशी के बाद बच्ची का पता चलता है। पूरी तरह से खून से ये बच्ची लथपथ पाई गई। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में पहले प्राथमिक उपचार के लिए बच्ची को ले जाया गया। एसकेएमसीएच से बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स उसे रेफर किया गया और फिर पटना एम्स से पीएमसीएच रेफर किया जाता है। पीएमसीएच में इलाज के दौरान 1 जून को बच्ची की मौत हो जाती है और इसी मौत के बाद लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इधर जेडीयू ने मुजफ्फरपुर की घटना को काफी दुखद बताया और कहा कि सरकार ने स्पीडी ट्रायल कराकर दोषी को सजा दिलाने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का फैसला किया है और ऐसे में राजनीतिक दलों को इतने संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने से बचना चाहिए। सख्ती के साथ हो रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एफएसएल रिपोर्ट आने वाला है। स्पीडी ट्रायल से दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले, इसका फैसला सरकार ने ले लिया है और मुझे यकीन है कि इसे राजनीति का विषय बनाने के बजाय ऐसे मसलों पर जो मानवीय पक्ष है उस पर सभी दलों को केंद्रित होना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव में उतरने की खुली वकालत की है। उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत जरूरी है। अरुण भारती ने कहा कि चिराग पासवान ने हमेशा बिहार को अपनी राजनीति का केंद्र माना है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री रहते हुए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया, मखाना बोर्ड की स्थापना कराई और जातीय जनगणना को केंद्र की मंजूरी तक दिलवाई। सांसद ने कहा कि बायर सेलर मीट के माध्यम से बिहार के किसानों को देश भर से सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि चिराग पासवान बिहार के हर वर्ग के नेता हैं, इसीलिए जनता ये चाहती है कि वे जनरल सीट से चुनावी मैदान में उतरें, चुनाव लड़ें, सीट शेयरिंग पर। हालांकि उन्होंने ये कहा कि अभी इस पर बात करना जल्दबाजी होगी, गठबंधन के भीतर ही इस पर फैसला लिया जाएगा। पासवान जी ने हमेशा कहा है कि बिहार उनकी राजनीति का केंद्र है, बिहार उनकी राजनीति का आधार है और बिहार और बिहारियों का विकास उनकी प्राथमिकताओं में है। इसीलिए केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लगातार केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा उसमें से जो अलग अलग विकास के काम है उसको करवाने का काम किया है। आप याद कीजिए, मखाना बोर्ड की स्थापना, देश का तीसरा निफ्टम का बिहार में आना, जातीय जनगणना, एक केंद्र में रहते हुए ही उन्होंने बिहार के लिए साकार करवाया है। अभी बायर सेलर मीट भी हुआ था जिसमें बिहार से अब बाहर के लोग डायरेक्टली किसानों से खरीद पाएंगे, किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। तो लगातार बिहार में विकास के लिए अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को साकार करते रहे हैं। लेकिन बिहार के लिए, बिहारियों के लिए अगर वो बिहार के सदन के पटल से आवाज उठाएंगे तो उनकी आवाज को ज्यादा मजबूती मिलेगी। चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सांसद अरुण भारती के बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। एनडीए जहां चिराग पासवान के चुनाव लड़ने के फैसले का स्वागत कर रहा है, तो वहीं विपक्ष के नेता चिराग पासवान से उनकी राजनीति और नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि दलितों के उत्पीड़न के मामले पर आप चुप्पी साध लेते हैं, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पर आप चुप्पी साध लेते हैं, बिहार में पलायन की स्थिति पर आप चुप्पी साध लेते हैं, बिहार में नौकरी और रोजगार के मामले पर चुप्पी साध लेते हैं और कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। कौन सा बिहार फर्स्ट? आपका एकमात्र लक्ष्य है कि सत्ता फर्स्ट और सत्ता में बने रहना फर्स्ट। यह करना भी बिल्कुल सही है
कि बिहार और बिहारियों को आगे बढ़ाने में चिराग पासवान जी लगातार काम कर रहे हैं। बिहार को चिराग पासवान जी से काफी उम्मीदें हैं। चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह उनके व्यक्तिगत फैसले पर निर्भर करता है। हालांकि अरुण भारती जी ने यह भी साफ कर दिया कि उनकी बातों को सीएम पद की दावेदारी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अगर चिराग पासवान जी बिहार और बिहारियों के हित में कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो वो स्वागत योग्य है। विधानसभा के माननीय सदस्य हैं, इसलिए कहीं से भी कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, यह कोई नई बात नहीं है। आदरणीय चिराग पासवान जी एनडीए के सम्मानित नेता हैं और एनडीए में जो सीट अलॉट होगा उसी सीट के अंतर्गत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सीटों में से कहीं एक सीट पर लड़ेंगे, जिससे एनडीए को मजबूती मिलेगी। और हम लोगों का तो नारा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। 29 और 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर थे। अपने दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री ने पटना बीजेपी ऑफिस में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की और चुनावी तैयारी को लेकर टिप्स तक दिए, जिसके बाद बीजेपी में आज बड़ी बैठक चलती हुई, जिसका मकसद है बूथ स्तर पर पार्टी और संगठन को मजबूत करना। यानी चुनाव की आहट के साथ ही बीजेपी की सेना जो है वो पूरी तरह से अब तैयार हो चुकी है। भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं को बूथ सशक्तिकरण का मंत्र दिया था और उसके बाद पीएम के जाने के बाद आज पहली बैठक है, जिस बैठक में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कई अन्य नेता मौजूद होंगे। बूथ सशक्तिकरण अभियान आप लोग चुनाव के पहले चला रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी बूथ सशक्तिकरण। प्रधानमंत्री जी अभी आए थे और उन्होंने बूथ सशक्तिकरण के लिए कुछ कार्य योजना और टिप्स उन्होंने दिया है। और अभी आज हमने पूरे बिहार के सभी जिलाध्यक्ष, बूथ सशक्तिकरण के प्रभारी और जो हमारे नए पदाधिकारी बने, उनके साथ आज एक विस्तृत बैठक हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को देखते हुए संगठन को कैसे धारदार बनाए। लेकिन लगता है कि इसमें सभी दलों को भी साथ लेकर के आप लोग चलेंगे, क्योंकि चुनावी वर्ष है। सभी दल, ये तो हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन की बैठक है। सभी दल तो एनडीए गठबंधन का हम लोग सब कार्यक्रम एक साथ करते हैं। चुनाव के पहले सभी बूथ पर बूथ कमेटी और तमाम सारा चीज हम लोग का वही टारगेट है कि चुनाव तक आने के पहले जो है हमारा बूथ का सेना तैयार हो जाए। तो बिल्कुल बूथ का सेना तैयार किया जा रहा है और इस चुनाव के पहले भाजपा का दावा है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि बिहार के सभी बूथों पर बूथ कमेटी बना ली जाएगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो बिहार बीजेपी की इस बैठक से सहयोगी जेडीयू भी काफी प्रभावित है। जेडीयू के नेता सरयू राय भी बूथ सशक्तिकरण को आगामी चुनाव को लेकर बेहद अहम मान रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि ये बहुत जरूरी है, जिस तरफ बीजेपी इस वक्त आगे बढ़ गई है। भाजपा, जदयू, लोजपा, इसके जो भी लोग हैं बूथ पर उस दिन जुड़ जाते हैं। उसके पहले तो बूथ की रचना पार्टी अपने हिसाब से करती है, अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर करती है। वह एक बिंदु होता है प्रस्थान का, मगर जिस दिन चुनाव होता है उस दिन केवल उतना ही नहीं रह जाता है, बहुत सारी शक्तियां जुड़ जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने बीजेपी की इस बैठक पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी कुछ भी कर ले, चुनाव में कहीं कोई फायदा उससे इससे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता का विश्वास तेजस्वी यादव के साथ है। लगभग 18 वर्षों से है और बिहार के लिए क्या काम किया ये भाजपा नहीं बता रही है। डबल इंजन सरकार में क्या काम हुआ। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी टास्क देकर गए हैं कि बूथ जीतो, तो बूथ वही जीतेगा जो जनता का भरोसा और विश्वास जीतेगा। जनता का भरोसा और विश्वास तेजस्वी यादव जी ने जीता है। बिहार में सोमवार को आई आंधी और बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। जी हां, परेशानी इस कदर कि लोगों को इस वजह से अपनी दिनचर्या को पूरा करना भी मुश्किल हो गया। सिवान में 6 लोगों की मौत से हाहाकार मचा हुआ है। 4 जिलों की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मॉनसून से पहले तबाही की आंधी देखिए कैसे लोगों के जीवन पर भारी पड़ गई। सिवान में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं पूर्णिया में सड़कों पर विशालकाय पेड़ जो है वो धराशायी नजर आए। छपरा में भी ऐसी ही तस्वीरें दिखी, जहां
बड़ा नुकसान लोगों को उठाना पड़ा है। पूर्णिया, छपरा और नवादा की तस्वीर आखिर में आप देख रहे होंगे। भयंकर तूफान की वजह से लोगों के घर गिर गए, कहीं रास्ते पर बड़े बड़े पेड़ गिरने की वजह से आवाजाही पूरी तरह से बाधित नजर आई। सिवान की बात करें तो सिवान में आंधी से तबाही जबरदस्त मची है। एटीएम आपदा नवनील कुमार ने 6 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक तेज आंधी और तूफान की वजह से जिले में भयंकर तबाही मची है। कहीं सड़क पर पेड़ गिरे हुए हैं तो कहीं किसी का आशियाना ही पूरी तरह से तबाह हो गया। ये तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गाड़ियों पर अचानक से पेड़ के गिरने की वजह से लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है और ऐसे में भयंकर आंधी और तूफान ने किस कदर तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। आवाजाही पर भी सीधा असर इसका। पटना एयरपोर्ट पर बना नया टर्मिनल आज से आम यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। अब आम यात्री इस टर्मिनल पर जैसे पहुंचे उनकी प्रतिक्रियाएं आपको गदगद कर देंगी। बेंगलुरु से पटना पहुंची आज की पहली फ्लाइट के यात्री जब इस टर्मिनल पर उतरते हैं तो अनायास ही सबके मुंह से ये निकल पड़ता है कि वाह, नए टर्मिनल पर यात्रियों का अनोखे अंदाज में स्वागत तक किया गया। 3 तस्वीरों के जरिए आप इसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं किस तरीके से गुलाब जल, फूलों और चॉकलेट के साथ इन यात्रियों का स्वागत किया गया। एयरपोर्ट प्रबंधन की तरफ से ये विशेष इंतजाम और तैयारी की गई थी। नए टर्मिनल पर उतरने वाले प्रत्येक यात्री का स्वागत गुलाब जल और फूलों के साथ किया गया, तो बच्चों का स्वागत चॉकलेट से किया गया। नए टर्मिनल पर आने वाले लोगों की यात्रा को यादगार बनाने के लिए एयरपोर्ट प्रबंधन और बिहार की पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलक जो है एक साथ यहां नजर आई। 1200 करोड़ की लागत से पटना एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और आज से ये आम यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। पटना हवाई अड्डा के नए टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तकरीबन 1200 करोड़ की लागत से इस टर्मिनल का निर्माण कराया गया है और पहली फ्लाइट बेंगलुरु से पटना पहुंची है। कुछ यात्री इस वक्त हमारे साथ हैं, इन लोगों से हम बात करते हैं। पहली फ्लाइट से आप आए हैं, जो जब टर्मिनल का जब शुरुआत हुआ तो सबसे पहला फ्लाइट आपका लैंड किया, कैसा है टर्मिनल, क्या कहेंगे? जी गुड मॉर्निंग। मुझे तो इसका आइडिया नहीं था कि नए टर्मिनल में आने वाला हूँ। काफ़ी दिनों से जब मैं पटना आया था देखता था कि अभी नया टर्मिनल बन रहा है, तो बिहार में किस तरह का एयरपोर्ट बनना काफ़ी मुझे कमेंडेबल लग रहा है। बहुत दिनों से मैं उस एयरपोर्ट पे आता था तो वहाँ की जो कंडीशन थी और बाहर दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई के जो एयरपोर्ट होता था वो बहुत अलग होता था। अभी जिस तरह से अंदर में बन गया एयरपोर्ट तो एक कहीं ना कहीं उस लेवल पे पहुँच रहा है धीरे धीरे। अब बहुत सुधर गया एयरपोर्ट। पहले तो मैं आया था तो इससे पहले ऐसा नहीं था और बहुत अच्छा लगा देख के, सुन के भी आप लोग का करने से, और जितना भी है और इससे बड़ा से बड़ा कीजिए। ये पहले के तुलना में बहुत ही अच्छा हो गया है। पहले यहाँ आने से जैसे लगता था कि एकदम कहीं कुछ नहीं है, 1 मिनट में बाहर निकले, कहीं कोई सुविधा नहीं थी। आज देखने से लग रहा है जो बिहार में एक ऐसा भी टर्मिनल बना है। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा हुआ और पब्लिक के लिए बहुत सुविधा भी हुआ। तो बिल्कुल देखिए, जो यात्री पहली बार यात्रा कर करके यहाँ पहुँचे हैं वो काफ़ी खुश हैं। कैसा टर्मिनल है, नया बन गया? बहुत अच्छा बना है, बहुत, हाँ, बहुत पहले से बहुत बेहतर है। तो देखिए सुविधा भी है। तो बिल्कुल देखिए, लोग कह रहे हैं कि बहुत बेहतर है और पटना में इस तरीके के टर्मिनल की ज़रूरत थी। अब जब टर्मिनल बन गया है तो लोग अब लोगों के लिए आज से यह खुल गया है और आज से इसी टर्मिनल से, नए टर्मिनल से जो यात्री हैं वो यात्रा करेंगे और कहीं न कहीं जो यात्री पहली बार इस टर्मिनल पर यात्रा करके पहुंचे हैं काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और देश भर में कुल 4000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या इस वक्त तक पहुंच चुकी है। वहीं बिहार में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर
भभुआ सदर अस्पताल को अलर्ट कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि सदर अस्पताल में स्थित RT-PCR लैब पूरी तरीके से अब चालू है। वहां ऑक्सीजन प्लांट और 3 दर्जन से अधिक बेड को स्टैंड बाय पर रखा गया है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। भभुआ सदर अस्पताल से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अभिनव सिंह। में इन दिनों कोरोना के मरीजों की कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है। अगर बात करें देश में तो कुल 4000 कोरोना पेशेंट मिले हैं। वहीं इस वक्त हम मौजूद है भभुआ के सदर अस्पताल में। अगर बात करें बिहार में तो बिहार में कुल अभी तक 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और देश भर में लगभग 40 लोगों की मौत हो चुकी है। और पिछले 24 घंटे में देख सकते हैं तस्वीरों में भभुआ का सदर अस्पताल है जहाँ RT-PCR टेस्ट ये सेंटर कह सकते हैं जो खुला है। और कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कैमूर आए थे। उन्होंने कहा था कि हमने बिहार के सभी CSO को ये निर्देश दिया है कि अपने अस्पताल में ये सुनिश्चित करें कि उनके यहाँ RT-PCR सेंटर खुला है या नहीं खुला है। लेकिन ये भभुआ का RT-PCR सेंटर है जो खुला है। तस्वीरों में देख सकते हैं ये RT-PCR सेंटर का ये लैब है और इस लैब के अंदर हम जाके दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें किस तरीके से जांच होती है। लैब है RT-PCR का, भभुआ सदर अस्पताल का ये लैब है और यहाँ ये मशीन है जो वायरस को पहचानती है और जितने भी पेशेंट आते हैं यहाँ दूर दराज से जिले के उनकी कहीं ना कहीं कोरोना जांच की। खास बात यह है कि अभी तक यहाँ एक भी टेस्ट नहीं किया गया है क्योंकि अभी कैमूर में ऐसे मामले देखने को नहीं मिला है। किट पड़े हुए हैं जो कोरोना जांच के लिए काम आते हैं। कहीं ना कहीं कैमूर जिला प्रशासन, कैमूर सदर अस्पताल प्रशासन कोरोना को लेकर काफ़ी एक्टिव है। इसने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। अगर बात करें ऑक्सीजन प्लांट की तो ऑक्सीजन प्लांट भी कहीं ना कहीं चालू कर दिया गया है और 3 दर्जन से अधिक बेडों को स्टैंड बाई पर रखा गया है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से यहाँ निपटा जा सके। वहीं अगर कोरोना की बात करें तो अभी जिले में अभी तक एक भी एक्टिव केस नहीं मिला है। लेकिन न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि मास्क लगा के चले। अगर आपको कोई भी कोरोना के सिम्टम दिखते हैं तो अपने नजदीकी अस्पताल में जाकर डॉक्टरों से संपर्क करें। कैमूर, न्यूज़ 18 अभिनव सिंह। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से, जहां एक बार फिर से नौकरी की बहार आने वाली है। नीतीश कैबिनेट की तरफ से बड़ा फैसला जिसमें 15,000 से ज्यादा पदों पर बहाली की जाएगी। 4,800 नए पद के सृजन को स्वीकृति दी गई है। सरकारी नौकरियों की एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बिहार सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है जिसमें 15,000 से ज्यादा पदों पर बहाली की जाएगी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही।